उदयपुर नाम के एक छोटे से शांत गांव में दिलीप अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। इन दिनों गांव में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली तड़कने लगी और फिर तेज बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरने लगी। अरे जी, 2 दिन से बारिश लगातार पड़ रही है। न धूप निकली, न कोई सूखी चीज बची है। घर में अगर ऐसे ही बारिश पड़ती रही तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचेगा। तू ठीक कह रही है कविता, तू तो वैसे भी समझदार है। लेकिन अब हम करें भी तो क्या? खेत पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरी भी गीली हो गई। हमारे पास थोड़े बहुत दाल चावल थे, वो भी खत्म हो गए हैं। लकड़ियाँ भी भीग गईं, चूल्हा तक नहीं जल रहा। और तूने सुना, बिरजू भैया कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और चलेगी। ना रास्ता खुलेगा, ना कोई बाहर से कुछ लाएगा। ऐसा तो मत बोलो जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? बच्चे का दूध भी खत्म हो गया है। बारिश लगातार पड़ती रहती है, फिर 2-3 दिन बाद रुक जाती है। दिलीप दिन भर इधर उधर भटकता है काम ढूंढने के लिए। मालिक, अगर आपके पास कुछ भी काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे दिलीप, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को आधा काम दे रहा हूँ। खेत पानी में डूबे पड़े हैं, छत की मरम्मत भी रुक गई। अभी तो मेरे पास देने को कोई काम नहीं है। मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। घर में यूं बैठकर बीवी और बच्चों की तकलीफ देखी नहीं जाती। घर में राशन भी नहीं है। बहुत परेशान हूं मालिक। दिवाली भी आने वाली है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अगर आप काम नहीं देंगे तो इस बार हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। ऊपर से ये बारिश और तंग कर रही है। पिछले साल दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह दिवाली का त्योहार मना लिया था। इस बार लगता है कि वो भी नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। बारिश के कारण गांव का रास्ता भी बंद पड़ा है, इसलिए मैं भी बहुत परेशानी का सामना कर रहा हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ बेटा कि दिवाली आने वाला है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता। तुम कहीं और काम देख लो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। मालिक, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर आप काम पर नहीं रखेंगे तो मेरा त्योहार खराब हो जाएगा। मेरा बच्चा तो तड़प तड़प कर रहेगा। मैं उसे कुछ नहीं ला सकूंगा। ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। मुझे अफसोस हो रहा है कि जाने अनजाने मुझसे कोई पाप तो नहीं हो गया है, जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। मेरे घर में अनाज रहा हो या न रहा हो, मैंने किसी भूखे को मना नहीं किया है, लेकिन फिर भी भगवान मुझे ये दिन दिखा रहे हैं। गलती किसी एक की नहीं बेटा, ये तो वक्त की मार है। कुदरत का कहर सब पर बराबर पड़ता है। तू फिक्र मत कर, जैसे ही पानी थमेगा सबसे पहले काम तुझे ही दूंगा। और सुन, आंगन में थोड़ी लकड़ियां और अनाज की बोरी रखी है, तू अपने घर लेकर चला जा, ताकि तेरे बीवी बच्चे भूख से न मरे। दिलीप 2-3 जगह काम मांगने जाता है, लेकिन बारिश की वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता है। दिलीप थक हार कर गांव के चौपाल के पास जाता है। चौपाल के पास जाता है तो देखता है कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई कुलदीप, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान बन गई। बिल्कुल सोनू भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर बारिश न होती तो इस बार की गर्मी जान ही निकाल लेती। पिछले साल तो सितंबर अक्टूबर में हालत खराब हो गई थी। सही कह रहे हो कुलदीप, इस बार तो मौसम भी वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो फसल भी जम जाए और गर्मी भी भाग जाए। अरे हाँ, 10 दिन की तो जरूरत है बारिश की, वरना फिर से धूप निकलेगी तो मिट्टी फट जाएगी। मैंने भी मौसम की खबर देखी थी। बताया जा रहा है कि पीछे से काफी भारी बादल आ रहे हैं। वो लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है। हाँ भाई, मुझे भी यही लग रहा है कि ये बारिश तो 10 दिन तक नहीं रुकने वाली है। दिवाली भी करीब आ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बारिश की वजह से काम भी नहीं चल पा रहा है सोनू भाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। हाँ भाई, तुम सत्य कह रहे हो।
ये बारिश हमारे ऊपर कहर बनकर आई है। ऊपर से मौसम विभाग का कहना है अगले 10 दिनों तक बारिश लगातार हो सकती है। मौसम विभाग का और कहना है कि जरूरी राशन वाशन पहले ही घर में रख ले। तो फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। चावल, दाल, आटा, तेल सब भर लूंगा और अपने बच्चों के लिए पटाखा खरीद कर ले आऊंगा। घर में फिर आनंद से बरसात के मजे लेंगे। खिचड़ी, पकौड़ी और ऊपर से गरम चाय। सोनू भाई, भले ही बारिश के कारण मेरा धंधा टफ पड़ा है, लेकिन मैं खाने पीने में लापरवाही नहीं करता हूँ। अगर शरीर में ताकत रहेगा तभी हम किसी काम को कर सकेंगे। अब बारिश की चिंता से तो हम खाना पीना तो नहीं छोड़ देंगे। सोनू भाई, जिंदगी है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, एक सुख होता है, एक दुख होता है। अगर इंसान को सुख मिल जाएगा तो वो दुख की कीमत नहीं समझेगा। इसलिए जिंदगी में जो भी तकलीफ आ रही है, हमें हंस हंस कर उसका सामना करना होगा। इतना सुनकर कुलदीप चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है। ये लोग तो 10 दिन तक बारिश बता रहे हैं। ऐसे में खाने को कहां से आएगा और मैं घर का किराया कहां से दूंगा? कुलदीप चिंता करते हुए अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10 से 12 दिन तक लगातार बारिश होगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। कविता, मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा है। अमीरों के लिए ये बारिश बहार लेकर आती है और हम गरीबों के लिए मुसीबत। मैंने गांव में सबसे मदद मांग ली, मगर कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। सब यही बोल रहे हैं कि बारिश की वजह से काम धंधा सब टफ पड़ा हुआ है। लगता है इस बार हम दिवाली का त्योहार हम नहीं मना पाएंगे। हे भगवान, तू हमें ये क्या दिन दिखा रहा है कि इस बार हम दिवाली का त्योहार भी नहीं मना पाएंगे। सुनिए जी, हमारी कोई जिंदगी है क्या कि हम अपने जीवन में एक त्योहार भी खुशी से नहीं मना सकते हैं। हमारे गांव में सब दिवाली का त्योहार अच्छे से मनाएंगे और हम अपना मन मिचोल कर रह जाएंगे। हे भगवान, क्यों हमें तू ये दिन दिखा रहा है? इससे अच्छा है कि हम मर ही जाएं। भगवान के लिए ऐसा मत कहो कविता। आज हमारा समय बुरा चल रहा है, कल ठीक भी हो जाएगा। तकलीफ की वजह से हम जीना तो नहीं छोड़ देंगे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जी रहे हैं। वो भी इसी उम्मीद में है कि कल सब ठीक हो जाएगा। हम भी उसी उम्मीद में जीते हैं। इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। जब ये बारिश खत्म हो जाएगी, फिर हम पहले की तरह खुशी खुशी जीने लगेंगे। इस बार त्योहार नहीं मना पाएंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार मनाएंगे। लेकिन इतनी सी बात से तो हम जीना तो नहीं छोड़ देंगे। हमें जीना है, हर हाल में जीना होगा कविता। मर जाना जिंदगी नहीं है, हंसकर उसका सामना करना चाहिए, यही जीवन का सत्य है। तुम्हें तो पता ही है घर की हालत कैसी है। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अब तो सोने की जगह भी नहीं बची है। हाँ, मैं जानता हूं कि टपकती छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर और बारिश हुई तो चिंटू बीमार हो सकता है। घर में सिड़न बढ़ती जा रही है। आप सत्य कह रहे हैं जी। इस घर का कोई भरोसा नहीं, कब हमारा साथ छोड़ दे। अगर बारिश ज्यादा होती रहेगी तो ये घर बारिश का पानी नहीं झेल पाएगी। ऊपर से इस घर का किराया भी देना है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहां से किराया भरेंगे? वो मकान मालिक सुनता भी नहीं है हमारी बात। यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। एक तरफ ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ये सब मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? मैं भली भांति जानती हूँ जी कि आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अकेले की नहीं, दोनों की लड़ाई है। हमें मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा। अगले दिन आसमान में अचानक काले काले बादल उमड़ने लगते हैं।
तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी की बूंदें जमीन पर गिरते ही मिट्टी में खुशबू फैलाने लगती है। अरे सुनते हैं जी, अब तो बारिश और भी तेज हो गई है। हमें जिसका डर था वही हुआ। हम यही सोच रहे थे कि बारिश अब और ना हो, लेकिन बारिश का कहर तो और बढ़ता जा रहा है। हमारी ये झोपड़ी अब ज्यादा बारिश नहीं झेल पाएगी। अब तो हर एक तरफ से पानी टपक रहा है। बाहर बारिश की मार है और अंदर भूख की। हम करें तो करें क्या? हम उस बीच मझधार में आकर फंस गए हैं कि उधर जाए तो खाई, इधर आए तो कुआं। हम करें तो करें क्या? मैं क्या करूं कविता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर सैलाब जैसा मंजर है, ऐसे में बाहर निकलूं तो जाऊं कहां? मैं जानती हूँ कि बाहर हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हम खाएंगे क्या? घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। लकड़ियाँ भी भीग गई है, चूल्हा भी भीग गया है। आपको बाहर जाना होगा किसी से मदद मांगने के लिए, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। कविता, इतनी बारिश में बाहर निकलना जान जोखिम में डालने के बराबर है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है, पैर भी फिसल सकता है। और फिर मुखिया जी क्या मदद करेंगे? वो तो हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। सुनिए जी, हालात चाहे जैसे भी हो, आपको बाहर जाना ही होगा। ये वक्त बहानों का नहीं। अगर आप नहीं गए तो कल को पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जाओ आप सीधा मुखिया जी के पास। उनसे अगर हमारी परेशानी के बारे में बताओगे तो वो कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। कविता की बात सुनकर कुलदीप मुखिया जी के पास जाता है मदद मांगने के लिए। अरे ओ मुखिया जी, बाहर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे कुलदीप, तू इतनी बारिश में भीगते हुए यहाँ कैसे? क्या कोई बहुत जरूरी बात है? मुखिया जी, इस बार की बारिश ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। छत से लगातार पानी टपक रहा है, घर के अंदर जैसे नदी बह रही हो। मेरे बीवी और बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। घर में बैठने तक की जगह नहीं बची है। हम 2 दिन से भूखे हैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। अरे कुलदीप, ये बारिश 8 से 10 दिन और चलेगी। तू तो जानता ही है, इस बार गर्मी बहुत तेज पड़ी थी। बारिश होनी तो जरूरी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। मुखिया जी, यही बारिश आप जैसे लोगों के लिए राहत बनकर आती है। आपके पक्के मकान, गरम चाय और आराम की जिंदगी के लिए ये मौसम सुहाना है, लेकिन हमारे ऊपर कहर बनकर टूटती है। मेरे जैसे रोज कमाने खाने वालों के लिए ये बारिश हर एक दिन सजा है। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, सिर्फ कुछ पैसे उधार मांग रहा हूँ, ताकि 2 वक्त का खाना जुटा सकूं, ताकि बच्चों को भूखा ना सुलाना पड़े। जब हालात सुधरेंगे, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। कुलदीप, पैसों की बात अभी बिल्कुल मत कर। मैं खुद कई लोगों को पैसे दे चुका हूँ। मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तू जानता है पंचायत में खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और से मदद मांग ले, किसी और के पास जा। बारिश तो सबके लिए आई है। फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है और कोई छत के नीचे बैठकर तमाशा देखता है। मुखिया जी कुलदीप की मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। कुलदीप मुखिया जी के पास से लौटकर अपने घर आने लगता है। तभी मकान मालिक कुलदीप के घर पहुंचता है। अरे ओ कुलदीप, कहाँ है? जल्दी से बाहर निकल कर आ। मकान मालिक की आवाज सुनकर कविता घर से बाहर आती है। मालिक, कभी वो तो घर पर नहीं है, काम की तलाश में बाहर गए हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे मेरे घर का किराया चाहिए। वैसे भी 1 महीने का किराया ज्यादा हो चुका है। अब और देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। या तो मेरा किराया दो आज और अभी, नहीं तो ये घर खाली करके यहाँ से जाओ। सेठ जी, वो किराया ही लेने गए हैं। उनके आते ही मैं आपका पूरा किराया दे दूंगी, बस थोड़ा समय दे दीजिए। देखो कविता, मुझे बहाने की जरूरत नहीं है। जो भी है साफ साफ बोलो, किराया अभी दो, वरना इस घर से निकल जाओ। सेठ जी,
इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ये घर ही तो हमारा सहारा है। मालिक, इस घर का कोई सहारा नहीं है। मजबूरी में रह रहे हैं। कहीं इधर से पानी टपक रहा है, कहीं उधर से पानी टपक रहा है। किसी तरह हम दिन गुजार रहे हैं। आपका ये घर कोई नहीं खरीदेगा किराए पर। हर जगह से पानी टपक रहा है। मजबूरी में हम लोग इस घर में रह रहे हैं। पूरे घर में पानी भरा हुआ है। चूल्हा भी भीग गया, लकड़ी भी भीग गया। हमारे पास राशन तक नहीं बचा है। और आपके इस टूटे फूटे मकान का किराया 1500 रुपए है। सेठ जी, अभी हमारे पास 1 रुपया नहीं है। हम पर इतना अन्याय मत कीजिए। मकान मालिक कविता की एक भी बात नहीं सुनता है और ना ही कुलदीप के आने का इंतजार करता है। मकान मालिक कविता और उसके बच्चे को घर से निकाल देता है और वहां से चला जाता है। तभी कुलदीप भी आकर पहुंच जाता है। बारिश में घर से बाहर कविता को खड़ा हुआ देखकर कुलदीप बहुत ही चौंक जाता है और कविता से पूछता है, कविता, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? सुनिए जी, मैंने मकान मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। मैंने उनसे ये भी कहा कि वो अभी घर पर नहीं है, आ जाएं, फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन वो मकान मालिक अपने आगे मेरी एक भी बात नहीं सुना और हमें घर से बाहर निकाल दिए और कमरे में ताला मार दिए। उन्होंने इतनी बारिश में तुम्हें बाहर निकाल दिए, ये उन्होंने बहुत गलत किया। उनके अंदर जरा सभी इंसानियत नहीं है। छोड़िए जी इन सब बातों को। पहले हमें ये सोचना होगा कि अब हम रहेंगे कहाँ। हमारे ऊपर छत भी नहीं है। अब इतनी बारिश में किसी पेड़ के नीचे रहना भी ठीक नहीं है। कविता सुनो, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं है। हमारे लिए अभी बुरा वक्त चल रहा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तीनों लोग बारिश में भीगते हुए चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक कंटेनर दिखता है और कंटेनर के पास उसका मालिक खड़ा होता है। कुलदीप उस कंटेनर वाले मालिक के पास जाता है। सेठ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूं। हाँ कहो बेटा, मैं बुरा क्यों मानूंगा? सेठ जी, क्या आप अपना ये कंटेनर मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। वैसे भी बेटा, ये कंटेनर मेरे लिए बेकार है। बेटा, तुम इसमें रह सकते हो। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो ये जीवन व्यर्थ है। सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने हम जैसे बेघर वालों को सहारा दिए हैं। आप हमारे लिए किसी ईश्वर से कम नहीं हैं। 4 दिन से हम तीनों लोग अन्न का एक दाना तक नहीं किए हैं। ऐसी बात है बेटा, तुम 4 दिन से कुछ नहीं खाए पिए हो। ये लो, थोड़ी बहुत रुपए रख लो। अपने लिए राशन ले आना और अच्छा सा दुकान कर लेना। बहुत ज्यादा देने की औकात तो नहीं है मेरी, लेकिन जो भी दे रहा हूँ तुम्हारे लिए काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। कुलदीप को 5000 रुपए देकर कंटेनर का मालिक वहां से चला जाता है। तीनों लोग कंटेनर में जाते हैं। सुनिए जी, आज इस कंटेनर के मालिक ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे सिर पर छत नहीं था। अगर ये सेठ ना होते तो इधर उधर हम तीनों भटकते। ये सेठ नहीं, हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। तुम सत्य कह रही हो कविता। एक काम करो, तुम इस कंटेनर की सफाई करो, मैं बाहर से राशन पानी लेकर आता हूँ। ठीक है जी। कविता से इतना कहकर कुलदीप बाजार चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुलदीप सामान लेकर कंटेनर में आता है। कविता, सारा सामान खरीदने के बाद अभी भी मेरे पास 4000 रुपए हैं। मैं सोच रहा हूं कि इस समय बरसात का मौसम है, चाय और समोसा खूब जोरों से बिकेगा, तो क्यों ना हम दोनों एक ढाबा खोल लेते हैं। ये तो आपने बहुत सही बात कही है। बारिश का मौसम चल रहा है, चाय और समोसा खूब जोरों से बिकेगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते। कुलदीप और कविता दोनों मिलकर एक ढाबा खोलते हैं। देखते ही देखते कुछ साल गुजर जाता है। कुलदीप के ढाबे पर खूब भीड़ लगने लगती है।
और फिर कुलदीप बड़ा आदमी बन जाता है। कंटेनर से निकलकर वो महल में पहुंच जाता है। वो कुलदीप जो कभी एक एक अन्य के लिए तरसता था, आज लाखों रुपए कुलदीप हर महीने लोगों की मदद में खर्च करता है और फिर तीनों खुशी खुशी जीने लगते हैं।